कैट 2026 के रजिस्ट्रेशंस खुल गए हैं और अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। टाइम आ गया है कि तैयारी पूरे जोश के साथ शुरू करी जाए। लेकिन दिमाग में एक डर अभी भी होता है। क्या 4 महीने में एक एवरेज स्टूडेंट कैट क्रैक कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? पेन, मोटिवेशनल टॉक असाइड, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? तो इस डर को एड्रेस करने के लिए मैं इंडियन एमबीए स्टूडेंट्स की फेवरेट लाइन कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। और एटलीस्ट आई एम कोई कोड में तो वी यूज्ड टू स्वेयर बाय दिस, एमबीए पीपल डू द बेस्ट वर्क नियर अ डेडलाइन। तो अभी लेट नहीं हुए हो, बस डेडलाइन के थोड़ा पास हो। एंड डेडलाइन के आसपास अगर कोई भी काम शुरू करते हो तो उसको यार प्रायोरिटी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी केस कोई डिफरेंट नहीं है, कैट को भी वैसे ही ट्रीट करना है। होगा क्लियर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू विल नो एग्जैक्टली कि अगर 4 महीने में कैट को क्लियर करना है तो क्या क्या करना होगा। देखो, कैट की सबसे औसम बात यह है कि कैट के 2 आउट ऑफ 3 सेक्शंस का कोई सिलेबस ही नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स वीएआरसी और डीआईएलआर की। जिनका वीएआरसी थोड़ा भी स्ट्रांग है वो ऑब्वियसली बहुत आराम से खुद को पोजीशन कर सकते हैं टू रियली बी इन अ गुड स्पॉट एंड स्कोर वेल उस सेक्शन में। प्रैक्टिस ही करनी है उनको बस। वीएआरसी जिनका वीक है उनके लिए मैं सितंबर से बैच चला रहा हूँ। डिटेल्स चाहिए तो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में देख लो। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि वीएआरसी में विद प्रैक्टिस एंड द राइट गाइडेंस आप पिकअप कर लोगे। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको नए नए सीखने हैं और समथिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, मेनली पता होना चाहिए कि यार मैं कहाँ गलती करता हूँ, वो सब एनालाइज करोगे, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग। क्योंकि ना गोल ये है कि आपको वो आरसीज सिलेक्ट करने आने चाहिए जो आप सॉल्व कर पाओगे एंड आपको एक्यूरेसी हाई रखनी है और बस कैट के आरसीज की जनरल लेवल जो है वहीं तक करना है। एंड सेम चीज डीआईएलआर के साथ भी है। इसका भी कोई सिलेबस नहीं है, इट्स अ टोटली प्रैक्टिस बेस्ड सेक्शन। तो मेनली आपको प्रैक्टिस ही करनी है अलग अलग टाइप के सेट्स की, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स की, और बेसिकली अपने दिमाग को बनाना है ऐसा केपेबल हो जाए वो कि जब भी आपके सामने कोई नया सेट आता है जो कि शायद आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, आप उससे घबराओ ना, आपका दिमाग उसमें सोच पाए कि कैसे करनी है चीजें एंड वो एक टाइम फॉर्मेट में आप कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें ऑफकोर्स प्रैक्टिस से ही डेवलप होती हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं सीखने हैं। तो बेसिकली फिर एक ही सेक्शन बचता है जिसमें सिलेबस जैसी कोई भी चीज है एंड उसमें भी एक नुआंस है क्योंकि वहां पे भी हाईवे टॉपिक्स तो गिने चुने ही है। सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू रश टू कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, दिस इज नॉट एन एग्जाम जहां पे सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कैट टेस्ट करना चाहता है आपकी डिसीजन मेकिंग भी, किस तरीके से आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो। क्या आप एक स्टैंडर्ड रूल बुक फॉलो करते हो या फिर आप एक्चुअली लो हैंगिंग फ्रूट्स को ढूंढते हो, क्लेवरली उनको अटेम्प्ट करते हो और स्कोर मैक्सिमाइज करते हो। गोल यहाँ पे सिर्फ स्कोर मैक्सिमाइज करना है। गोल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। हर क्वेश्चन सेम मार्क्स कैरी करता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने अब तक प्रेप शुरू नहीं करी है या फिर जस्ट अभी करी है तो 3 सेक्शंस को देख के डरो मत। 2 का कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है। और तीसरे का भी जिसका सिलेबस है भी, जो कि बहुत हैवी लगता है देखने में, उसमें भी नॉट ऑल टॉपिक्स आर क्रिएटेड इक्वल। तो सिलेबस ज्यादा नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और खुद की मिस्टेक्स को फिक्स करना होता है। एग्जाम के जो फॉर्मेट है ना, 2 घंटे बैठना, 3 सेक्शंस को देना, प्रायोरिटाइज करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब चीजें ना सीखनी होती है बिकॉज दीज आर वेरी अनफेमिलियर। बस यही होता है यार इस एग्जाम में। सिलेबस की टेंशन मत लो, 4 महीने इतनी प्रैक्टिस करने के लिए काफी होते हैं। तो शुरू करते हैं बात अब कौन से। ये सेक्शन मेरा वीकेस्ट सेक्शन था, तो जो भी मैं इस सेक्शन के बारे में अभी बोलूंगा ना, दैट्स गोइंग टू बी सुपर रेलेवेंट टू यू, तो ध्यान से सुनना। इस सेक्शन में ना 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं और 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए सिर्फ 6 क्वेश्चन सही करने हैं। तो बेसिकली 95 परसेंटाइल अगर आपको इस सेक्शन में स्कोर करनी है, देन यू जस्ट हैव टू हंट फॉर दोस 6 क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। जस्ट 6। अब ये बताओ मेरे को, 6 क्वेश्चंस ढूंढ के करने के लिए क्या आपको पूरा सिलेबस करना जरूरी है? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी और अगर ये सेक्शन आपका स्ट्रेंथ नहीं है तो भी इसमें आप कंपेटिटिव भी रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये होती है कि लोग क्या करते हैं, लोग ना हड़बड़ी में इस सेक्शन को उठाते हैं और फिर सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं इस पूरे सेक्शन को सॉल्व कर लूं जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं, एंड उसी हड़बड़ी में व्हाट दे डू इज दे डोंट हंट फॉर दोस 6 क्वेश्चंस और 11 क्वेश्चंस। हर टाइप के क्वेश्चन को वो करने की कोशिश करते हैं और इन द एंड उतना भी नहीं हो पाता। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इस सेक्शन में एक मजे की बात और है। देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस स्पेशली 99 परसेंटाइल लाने के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए उतने क्वेश्चन 2 टॉपिक से आ जाएंगे, अरिथमेटिक और algebra. So understand this very clearly कि जब भी आप क्वांट का पूरा सिलेबस देखते हो ना, तो I understand it looks very daunting. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। And of course, if you pick something like geometry, then of course you will have to spend a lot of time उस पे before you seeing any kind of return. और उसके बाद क्वेश्चंस जो एग्जाम में एक्चुअली आएंगे वो कम ही होंगे, ठीक है। तो उतना एफर्ट का रिटर्न नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? अरिथमेटिक और एल्जेब्रा में। और ये सेक्शन ऐसा है कि अगर इसमें अरिथमेटिक और एल्जेब्रा में आप 9 आउट ऑफ 10 मास्टरी अचीव कर लेते हो, दैट विल बीट अ 6 आउट ऑफ 10 ऑन ऑल टॉपिक्स जो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे कर लो एनी डे ऑफ द वीक।
ठीक है, क्योंकि दैट्स व्हाट यू नीड। 2 टॉपिक्स हैं, इन 2 हाई वेट टॉपिक्स को ढंग से कर लोगे ना कि आप ज्यादातर क्वेश्चंस निकाल रहे हो सही हाई एक्यूरेसी से, तो आपकी इस सेक्शन में बहुत आराम से आ जाएगी 99th परसेंटाइल, बहुत आराम से। और मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ये एडवाइस उससे फॉलो करनी चाहिए जो कि क्वांट में काफी स्ट्रांग है और जो कि 100 परसेंटाइल स्कोर करना चाहता है क्वांट में। ये एडवाइस उस बंदे के लिए नहीं है। लाइक आई सेड, क्वांट मेरा वीकेस्ट सेक्शन था, तो ये एडवाइस उसके लिए क्वांट जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन नहीं है, बट समवन हु वांट्स टू परफॉर्म वेल उसमें, तब भी ये एडवाइस उनके लिए है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर यहाँ पे। और अगर लेट्स से 11 क्वेश्चंस करवाना है एक एग्जाम सेटिंग में, इफ दैट इज टू मच फॉर यू, देन एट द वेरी लीस्ट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं सिर्फ 6 क्वेश्चंस कर सकता हूँ एग्जाम में फुल एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिकॉज इफ यू कैन डू दैट, तो 95% आई स्टिल विद इन रीच। ऑफ कोर्स एग्जाम की डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा, 1-2 प्लस माइनस क्वेश्चंस हो सकता है। ऑन एन एवरेज आपको पता है ना कि कितना करना है। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट। और चांसेस ये हैं कि यार जब आप पूछोगे ना खुद से कि क्या मैं 6 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो यू विल प्रॉब्ली से हाँ यार 6 तो किए ही जा सकते हैं। तो इस तरीके से ना चीजों को थोड़ा रिफ्रेस करो, रिफ्रेम करो, तो चीजें ना देखनी आसान हो जाती हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। मैं देखो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी या फिर आपकी कम प्रैक्टिस में काम हो जाएगा या फिर ये आसान होगा। दिस विल नॉट बी ईजी, ठीक है। अरिथमेटिक और अलजेब्रा की मास्टरी इज नॉट ईजी, उसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, तो वो आपको देखो करनी पड़ेगी। सो दिस विल बी अ ट्रायल बाय फायर ओनली, ठीक है। लेकिन हाँ, उतना वो सब नहीं करना है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करो एंड ऑल दैट, उस टाइप का एग्जाम नहीं है ये। तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत आराम से अचीव किए जा सकते हैं, उस पे फोकस करो। अब देखो, किसी ने अगर अपनी प्रेप कुछ महीने पहले शुरू करी है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा उसको इजी लेके चल सकता था। मे बी एक हफ्ता ऑफ ले ले जब उसका मन कर रहा है, या फिर वो ट्रिप्स पे जा रहा है, या फिर वो अपने वीकेंड्स वेस्ट कर रहा है समथिंग, उसके पास थोड़ी लग्जरी थी टाइम की। लेकिन क्योंकि आप डेडलाइन के काफी पास स्टार्ट कर रहे हो, तो वो लग्जरी ना आपके पास नहीं है। जैसे कि कोई भी काम अगर आप करते हो डेडलाइन के पास, तो यार फिर उसी पे फोकस करते हो ना सिर्फ। ज्यादा लग्जरी नहीं होती कि इधर उधर की चीजों पे टाइम वेस्ट कर पाओ, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज नॉट अ चॉइस, नॉट एन ऑप्शन। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपके पास नहीं है टाइम टू बिंज वॉच अ सीरीज फॉर 2 days स्ट्रेट, ठीक है, और थर्ड डे फिर रिचार्ज करने के लिए ब्रेक ले लिया। आप वो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा पुश करना पड़ेगा खुद को। रोज पढ़ो, रोज 4 से 5 घंटे निकालो, अपनी गलतियां पहचानो, उनको फिक्स करो और आगे बढ़ते रहो, एंड यू विल बी देयर इन नो टाइम। स्टार्ट करो बिल्कुल फंडामेंटल से, जैसे हम बात कर रहे थे, अरिथमेटिक और अलजेब्रा से स्टार्ट कर लो। सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में मत भागना इनको स्किप करके। एम फॉर मास्टरी इन दीज 2 टॉपिक्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सिलेबस कंप्लीशन के लिए कोई सर्टिफिकेट या ट्रॉफी नहीं मिलती है। गोल अपना सिंपल रखो, और जब इन टॉपिक्स में मास्टरी अचीव कर लो एंड एक्चुअल कैट पेपर्स को जब मॉक फॉर्मेट में दे रहे हो या क्वांट के सेक्शंस दे रहे हो, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने लगो बेस्ड ऑन जस्ट दीज 2 सेक्शंस, देन एंड ओनली देन ऐड अ न्यू सेक्शन। उससे पहले मत करना, जस्ट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ दीज 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग थिंग, मॉक्स। देखो, मॉक्स को डिले मत करना। हर साल देखो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार अभी सिलेबस नहीं हुआ, अभी मॉक्स देके फायदा क्या होगा, जबरदस्ती मैं मॉक्स वेस्ट कर दूंगा, मॉक्स खरीदूं या ना खरीदूं। मैं सोच रहा हूँ अभी अगस्त चल रहा है, अभी वेट करता हूँ यार, सितंबर में भी मिड सितंबर से शुरू कर दूंगा समथिंग लाइक दैट। प्लीज ये गलती मत करना। यू कैन लिटरली स्क्रू अप एनी अदर पार्ट ऑफ योर प्रेप, लेकिन अगर मॉक्स को स्क्रू अप करते हो ना और डिले करते हो बेसिकली, वो भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। एंड उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन भी है। मॉक्स के थ्रू आप एग्जैक्टली करते क्या हो? आप बेसिकली खुद को ट्रेन कर रहे हो 2 घंटे बैठना और फुल इंटेंसिटी से 3 सेक्शंस को देखना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी होती है, एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। 40 मिनट सेक्शनल में फुल इंटेंसिटी देना आसान है, लेकिन 2 घंटे अक्रॉस 3 सेक्शंस इंटेंसिटी देना, एक्यूरेसी हाई रखना और एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट, दैट्स वेरी टफ। और ये प्रैक्टिस से आता है। मॉक्स डिले करोगे तो टाइम नहीं बचता यार, इसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज चीजें थोड़ी ना कंफ्यूजिंग होती हैं। आपको ये नहीं पता होता कि यार मॉक में आपने गलती जो करी वो एनर्जी लेवल की वजह से थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, क्वेश्चन गलत समझा, सिली मिस्टेक कर दी, टाइमर देख के रिदम बिगड़ गई, पैनिक कर गए, थोड़ा रश करने लगे, चीजों को समझना बंद कर दिया बेसिकली, एंड हड़बड़ी में गलतियां करी। इन सारी टाइप की गलतियों को ना फिक्स करने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू गेट यूज टू गिविंग मॉक्स, टू बिकम कंफर्टेबल गिविंग मॉक्स। इवेंचुअली गोल ये होना चाहिए कि यार एग्जाम के पास आते आते नवंबर में यू शुड नॉट फील एंशियस व्हेन यू सिटिंग टू राइट अ मॉक, ठीक है। क्योंकि अगर मॉक देते वक्त एंजाइटी हो रही है ना बॉस, तो यार एक्चुअल एग्जाम में स्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी के चक्कर में लोग चीजें गलत कर देते हैं, एंड देन इट कॉस्ट देम डियरली। वो स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करना एग्जाम के पास अगर मॉक्स देना शुरू करोगे ना, तो सीख नहीं पाओगे।
तो इसीलिए मॉक्स अभी से देना शुरू करो। और उसका एक दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा ये है कि जब आपका सिलेबस नहीं हुआ होता ना, जब आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट हो, तो आप किसी प्रेजुडिस के साथ नहीं जा रहे हैं। मॉक देते वक्त आपका कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, आप इंस्टिंक्टिवली थोड़ा हंट करने की कोशिश करोगे कि यार मेरे लिए आसान क्वेश्चन करना क्या है। ठीक है, एंड वो ही एक्चुअली इंस्टिंक्ट भी है जो आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, बस हाँ, एग्जाम तक आते आते आपके पास डेटा होता है, आपको पता होता है कि आपके लिए क्या क्या आसान है, बट वो डेवलप यहीं से होता है। तो इसीलिए मॉक्स को डिले मत करो प्लीज, मॉक्स शुरू कर दो। एक मॉक पर वीक अगस्त में मिनिमम है ही है, आपको करना ही है। दैट इज नॉन निगोशियबल। डेडलाइन के पास लाइक ऐसे लग्जरी नहीं है। ठीक है, तो उतना तो देना ही देना है। आगे की फ्रीक्वेंसी कैसे रैंप अप करनी है, टॉक अबाउट दैट इन जस्ट लिटिल बिट। 4-5 घंटे पर डे निकालो। ठीक है, उतना पढ़ना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ को देखो, एग्जामिन करो, उसमें से निकालो टाइम। एंड अ प्रो टिप हियर, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। वहां से मत निकालना टाइम, क्योंकि दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना बंद कर देगा एंड यू विल स्टार्ट रनिंग योरसेल्फ इनटू द ग्राउंड वेरी सून। ऐसे ही बर्नआउट होता है, प्लीज वो मत करो। ठीक है, क्योंकि बर्नआउट अगर बीच में हो गया यहाँ पे यार, देन चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं, वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। देयर इज नो वे टू सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेट योर रिकवरी, तो वहां पे यू लूज अ फ्यू डेज। ठीक है, तो वो सिचुएशन आने ही मत दो, अभी से उसका ध्यान रखो। प्लीज स्लीप, गेट अ फुल नाइट्स रेस्ट। चलो अब बात करते हैं तीनों सेक्शंस की एक साथ, और फेज बाय फेज प्लान बनाते हैं कि हर फेज में क्या करना है एग्जैक्टली। Phase 1, weeks 1 to 6 approximately. The first phase is always going to be about fundamentals. Those are your weeks 1 to 6. VARC में आप सिर्फ RCs पे फोकस करोगे। आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा RC सॉल्व करना अब, और अपनी गलतियां ढूंढना, उनको फिक्स करना। क्वांट में आप फोकस करोगे अर्थमेटिक पे, और DILR में बेसिकली आप सेट सॉल्व कर रहे हो। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेट्स सॉल्व नहीं कर पाओगे, बेसिक सेट्स करोगे, बट बेसिकली सेट सॉल्विंग सीख रहे हो। यहाँ से आपके फंडामेंटल्स बनने थोड़े शुरू हो जाएंगे, थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। एंड ऑफ कोर्स इस सबके साथ साथ आप मॉक्स तो दे ही रहे हो, तो आप एग्जाम के पैटर्न से भी यूज टू होते जाओगे। इस फेज में एक मॉक पर वीक देना ही देना है, बेयर मिनिमम है। ज्यादा दे सकते हो वेरी गुड, बट एक तो देना ही देना है। अब इस फेज में ना 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है VARC में वर्बल एबिलिटी का क्या करूं। अभी VA को रहने दो, बिकॉज मुद्दे की बात यह है यार कि 50% के अराउंड स्कोर चाहिए होता है, राइट? 99 परसेंटाइल के लिए किसी भी सेक्शन में। तो VARC को देखो, 2025 में देयर वर 4 RCs विद 4 क्वेश्चंस ईच, 16 क्वेश्चंस थे। 12 अटेम्प्ट भी करते हो, यू आर ऑलमोस्ट देयर एट 99th परसेंटाइल। नो नीड फॉर VA। एक्यूरेसी हाई चाहिए। RCs में इंप्रूव करना थोड़ा टफ होता है, टाइम लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट फिक्सिंग योर मिस्टेक्स। अनलाइक क्वांट या फिर DILR, जहां पे आपको दिख जाता है बहुत ईजिली कि आपने गलती कहाँ करी, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होता है। दैट्स वेयर द गाइडेंस कम्स इन। तो अगर इंटरेस्टेड हो मेरा बैच ज्वाइन करने में सितंबर से, यू कैन चेक आउट द पिन कमेंट, डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। अदरवाइज खुद भी कर सकते हो। और अगर यूट्यूब पे ही देखना चाहते हो कि मैं RCs कैसे सॉल्व करता हूं, देन यू कैन चेक दिस प्लेलिस्ट आउट। एनीवे, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन वाज, लोग मॉक देते हैं, ठीक है, एंड देन दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद कि यार मेरा टाइम कम रह गया एंड आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। यूजुअली मॉक्स में जो क्वेश्चंस इस फेज में गलत होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं, पहली चीज तो आपने क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं करी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी करते हो। दूसरी चीज, अभी आपने अपनी गलतियां भी फिक्स नहीं करी हैं, आइडेंटिफाई नहीं करी हैं, लेट अलोन फिक्स देम। तो जब आप मॉक्स देते हो तो ऑब्वियसली आप गलतियां करते हो, बट दैट्स अ गुड थिंग। रिकॉग्नाइज दोस मिस्टेक्स and keep fixing them. मॉक्स के बेसिस पे जज मत करो, एम फॉर अ वेरी हाई एक्यूरेसी। टाइम इंप्रूव देखो अभी कैसे हो जाएगा, मतलब आप खुद बताओ, हाउ कैन यू से कि यार नवंबर में आई एम टू सॉल्व दिस मेनी क्वेश्चंस विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी एंड ऑल दैट आफ्टर सो मच प्रैक्टिस। तो अभी से कैसे आ जाएगी वो, टाइम लगेगा ना आने में। तो गिव इट दैट टाइम, गिव योरसेल्फ दैट टाइम। अगर आप खुद को सच में जज करना चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप कितना परफॉर्म करोगे, कैसे करोगे, देन डू दिस इंस्टेड ऑफ जजिंग योरसेल्फ बेस्ड ऑन अ मॉक दैट यू हैव रिसेंटली टेकन। 2020 के बाद का कोई भी कैट पेपर उठा लो और उसको एज अ फुल कैट पेपर दे दो, ठीक है, स्ट्रिक्टली टाइम्ड एंड ऑल दैट। कितने स्कोर पे किस सेक्शन में कितनी परसेंटाइल चाहिए थी एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट अ गूगल सर्च अवे। तुरंत पता चल जाएगा कि यार आज अगर आप कैट देते, देन वेयर वुड यू हैव स्टूड, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ वो बात ठीक है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं पता है बिटवीन स्लॉट्स जो होती है, पर ठीक है, दैट डजंट हैपन ड्रामेटिकली डिफरेंटली। अगर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा आइडिया भी लेना है तो एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाएगा ना यार, एक गूगल सर्च से कि कौन सा स्लॉट उस साल सबसे ज्यादा टफ था, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे, खत्म। दैट्स हाउ यू गेज कि आपकी प्रेप जा कैसी रही है। मॉक्स के बेसिस में मत करना यार, डिफिकल्टी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है और इतने अनस्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कि दे आर नॉट गेजेस ऑफ एनीथिंग। सैंपल साइज भी कम होता है, तो परसेंटाइल से भी कुछ गेज नहीं कर सकते, सो डोंट। एनीवे, फेज 2 की बात करते हैं। अब बात आ गई है पूरी प्रैक्टिस की, ठीक है। फंडामेंटल्स आप क्लियर कर चुके हो, मेन चीजों की जो चाहिए थी, ठीक है। आपने VARC में RCs किए, आपने DILR के सेट्स किए, तो बेसिकली नाउ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ यार
DI क्या होता है, कैसे सेट्स आते हैं, LR क्या होता है, LR में किस टाइप की चीजें आती हैं, किस टाइप के सेट्स आते हैं, यू हैव सॉल्व्ड अ टन ऑफ देम, नाउ यू आर फेमिलियर एटलीस्ट। ठीक है, अब बात सिर्फ प्रैक्टिस की है फेज 2 में। देखो कैट की जो आस्क है आपसे वो बहुत सिंपल है, आपको 40 मिनट के 3 स्प्रिंट्स मारने हैं एंड इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है। ठीक है, दैट्स द आस्क। लेकिन आस्क सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। जब आप ये 40 मिनट का ब्लॉक उठाते हो, ठीक है, दिस इज नॉट एन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे आस्क ये नहीं है कि आप बस रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर दो एंड होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन स्कैन करना है, आपको समझना है कि आप कौन सी चीजें कर सकते हो, तो उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज द आस्क। और ये सब करना ना शुरू में किसी के लिए आसान नहीं होता, बिकॉज सबसे पहली हर्डल लाइक आई सेड आती है कि जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी तो हाउ वुड यू इवन नो कि आप क्या सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आरसीज, लेट्स से आपने अलग अलग टॉपिक्स के भी सॉल्व ही नहीं किए, ठीक है, यू कम अक्रॉस 4 आरसीज, उसमें फिर आप कैसे बताओगे यार कि कौन से टाइप के आरसीज आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते, या फिर किसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है या नहीं रहती। जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि ओके, इकोनॉमिक्स के जो आरसीज आते हैं, यूजुअली मैंने 25 आरसीज सॉल्व किए अब तक जो इकोनॉमिक्स के थे, एंड आई हैव रिग्रेटेड सॉल्विंग 20 ऑफ देम। ठीक है, तो आपको पता है इन जनरल कि यार इकोनॉमिक्स की चीजें आती हैं, सो देयर इज समथिंग जो कि आपके दिमाग में क्लिक नहीं होता है। तो आई एम नॉट सेइंग आप स्किप करोगे उसे, व्हाट आई एम सेइंग इज आप डीप्रायोरिटाइज करोगे, यू विल नॉट स्टार्ट विद दैट आरसी। मोमेंटम मैटर्स, टाइम लिमिटेड है। एक बेकार आरसी उठा लिया और उसके साथ लड़ते रह गए, देन यू बेसिकली हैव टेकन टाइम अवे फ्रॉम क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव सॉल्व्ड, दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड। वो ही गेम है, लाइक आई सेड, क्लेवर बनना है यहाँ पे, स्मार्ट बनना है, प्योरली एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं है ये। यहाँ पे यही इंस्टिंक्ट डेवलप करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आरसीज की वॉल्यूम बढ़ा दो जिस पे प्रैक्टिस करते हो। मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम मिलेगी, सेक्शंस भी मैं कंडक्ट कराऊंगा ही, तो वो सब तो हो जाएगा। बट अगर खुद से कर रहे हो देन प्लीज यहाँ पे वॉल्यूम को सिग्निफिकेंटली रैंप अप कर देना, क्योंकि आप प्रॉब्ली एक ऐसी स्टेज में आ जाओगे जहाँ पे आपको आरसी समझ में आने लगे हैं। आप पढ़ लेते हो, आप समझ लेते हो कि क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है एंड ऑल दैट। क्वेश्चन भी समझ लेते हो कि क्या पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है बिकॉज 2 ऑप्शंस में आगे अटक जाते हो। ठीक है, तो वो जो ऑप्शन एलिमिनेशन लॉजिक है ना, उसे बेटर करना है, उस इंस्टिंक्ट को ट्रेन करना है, उस नर्व को ट्रेन करना है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना सीखना है कि ओके आई एम कंफ्यूज्ड इन दीज 2 ऑप्शंस, लेकिन मैं इसको सही मार्क कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो वो लॉजिक जो है ना वो जानना जरूरी हो जाता है यार। एंड ऑफ कोर्स मेरे बैच में दैट इज द कोर फोकस। तो बेसिकली आई गो अराउंड आस्किंग पीपल कि अच्छा बताओ इस ऑप्शन को आपने क्यों एलिमिनेट किया, एंड दे टेल मी कि ओके दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, एंड उसमें कुछ लॉजिक सही होता है, कुछ लॉजिक गलत होता है। सो आई क्लैरिफाई दैट एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली इंप्रूव। तो अगर आप खुद कर रहे हो देन दिस इज द सेम एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। थोड़ा टफ होता है बट ट्राई करके देखो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद दैट, अगेन पिन कमेंट गाइस। अब जो प्रैक्टिस फेज में आ गया ना, दिस इज आल्सो द टाइम जहां पे अब आप वर्बल एबिलिटी भी पिक करोगे। नाउ यू आर थ्रोइंग इन पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑल दैट इनटू द मिक्स। DILR में आपकी स्क्रिप्ट सेम रहेगी। द ओनली चेंज that will happen DILR में is कि instead of just sticking to the fundamental basic sets जो कि basically एक familiarity देते हैं something, उनसे बढ़ के अब आप आ जाओगे, अब आप CAT के PYQ वाले सेट्स ट्राई करोगे, आप और भी नए नए टाइप के सेट्स ट्राई करोगे एंड वॉल्यूम भी बढ़ा दोगे। ठीक है, the only goal with DILR is आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता एक्चुअली कि किस टाइप का सेट आएगा एग्जाम में। नए तरीके के भी आते हैं यार कि जिस टाइप के ही सेट्स नहीं देखे गए। ठीक है, तो आपका गोल विद DILR इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू गेट इनटू अ पोजीशन जहां पे एक नया सेट अगर DILR का आपके सामने आता है तो आप घबराते नहीं हो, यू आर कंफर्टेबल सॉल्विंग इट एंड थिंकिंग थ्रू इट। बात करते हैं हम क्वांट की। आपने फंडामेंटल सीख लिए, आपको पता है फॉर्मूले क्या है, कौन से टॉपिक से किस टाइप की चीजें आती हैं, क्या होता है एंड ऑल दैट, लेकिन अभी एक फंडामेंटल लेवल पे पता थी। अब बात आती है जब आप डिफिकल्टी को रैंप अप करते हो। ठीक है, अब आपने फंडामेंटल LOD 1 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तक कैट वाले होते नहीं थे, यू वर फिक्सिंग मिस्टेक्स एंड ऑल दैट। नाउ इज द टाइम व्हेन यू नीड टू रैम्प दिस डिफिकल्टी अप एंड डू अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि रिमेंबर 2 टॉपिक्स में मास्टरी हासिल करनी है, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भाग रहे हो। तो अगर सिर्फ उन 2 टॉपिक्स में मास्टर बनना चाहते हो देन यू विल हैव टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस, क्योंकि उन टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आसान नहीं आएंगे, बहुत सारे टफ होंगे, तो वो करने हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्टी रैंप अप कर दो उन 2 टॉपिक्स में। यही वो स्टेज है जहां पे आप कैट के PYQ सॉल्व करोगे इतने अच्छे से कि उनका पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। दिस इज दैट स्टेज, प्रैक्टिस वाली स्टेज में ही ये खत्म करना है सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे फेज में आप मॉक्स देते ही रहोगे। यहाँ पे आपकी मॉक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। बेयर मिनिमम 2 मॉक्स पर वीक तो देने ही देने हैं, नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा। बिकॉज द आइडिया इज एक ऐसी चेन में आ जाओ कि यार थियोरी तो देखो पैरेलली चल रही है। ठीक है, एनीवेज थियोरी बची ही नहीं आपके लिए। आरसीज के फंडामेंटल्स हो चुके हैं, क्वांट में 2 टॉपिक्स करने थे, अलजेब्रा और अरिथमेटिक, उनके फंडामेंटल्स हो चुके हैं, और DILR में आप सेट्स कर रहे हो जैसे आप यूजुअली करते हो। सो देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ थियोरी जो आपको यहाँ पे करनी है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस, मॉक दो, गलतियां देखो, फिक्स करो,
आगे बढ़ो, नेक्स्ट मॉक दो. सो जस्ट गेट कॉट इन दैट चेन, ठीक है, इन दैट कॉन्स्टेंट चेन जहां पे आप यू आर चर्निंग मॉक आफ्टर मॉक एंड लर्निंग समथिंग, फिक्सिंग समथिंग. उसी से इंप्रूवमेंट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल लैप. यहाँ पे ना एक बहुत ही फनी सी चीज होती है. सो व्हाट पीपल आर सपोज्ड टू डू इज कीप द सिलेबस असाइड, बट व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इज कि वो और सिलेबस उठा लेते हैं. सो नाउ दे सडनली सॉल्विंग वेरी वियर्ड काइंड ऑफ आरसी सेट्स. वो वीए में भी पता नहीं कहाँ से चीजें लाके सॉल्व करे जा रहे हैं. देन दे आर इवन पिकिंग अप क्वेश्चन टाइप्स जो कि कैट में आज तक पूछे नहीं गए. स्पेशली ये क्वांट के साथ होता है. ये वो टाइम है जब क्वांट में फोमो होना शुरू हो जाता है. सो नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम. गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट एक्चुअली कम्स नॉकिंग ऑन द डोर. तो अब लगता है कि यार सिलेबस में तो यार कुछ भी नहीं है, एक टॉपिक ना और ऐड कर लेता हूँ ना तो यार ऑफ कोर्स स्कोर बढ़ जाएगा, मजे आ जाएंगे. दैट्स नॉट व्हाट यू शुड बी एमिंग फॉर इस टाइम पे. अगर सिलेबस में कुछ ऐड करना था देन यू शुड हैव एम्ड फॉर अ मास्टरी प्रैक्टिस सेशन में ओवर अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा एंड वहां पे ऐड करते. एग्जाम के इतने पास मत करना ऐड. एंड उसका एक सिंपल रीजन भी है. इस फेज का पहली बात तो गोल जो है वो एग्जाम मोड में आना है. पूरा रीइन्वेंट द व्हील करना नहीं है, ठीक है, कि आप फिर एक नया टॉपिक पढ़ने लग जाओ, उस पर टाइम वेस्ट करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो, देन उसमें मास्टरी के लिए पुश करो एंड ऑल दैट, ऑल द वाइल टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट यू कुड हैव बीन डूइंग. सो हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इस लैप में ना यू शुड गेट वेरी वेरी कंफर्टेबल गिविंग द एग्जाम. आपको मॉक देते वक्त ना एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैजिक है वो मॉक्स की एनालिसिस से होता है, अपनी गलतियां फिक्स करने से होता है. एंड मॉक एनालिसिस का ना ज्यादातर लोग बस इतना ही मतलब निकालते हैं कि यार क्वेश्चन सही था गलत था, या फिर जो गलत था उसको सही कैसे करना है. मॉक एनालिसिस सिर्फ इतना नैरो टेक्निकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करती है यार. मॉक एनालिसिस उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है. So mock analysis also, for example, takes into consideration कि as you moved from VARC to DILR to quant, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे गए. लेट्स से आपने खूब इंटेंसिटी लगाई वर्बल में, DILR थोड़ा सा टफ आ गया तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा लगानी पड़ गई, क्वांट में बैठ गए और कुछ नहीं हुआ. पॉइंट इज, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि आपने इंटेंसिटी हाई कर दी और DILR को ऑन पॉइंट रखा, बट पूरे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में तो यार आप एक बैटल जीत गए बट पूरा वॉर तो हार गए ना यार. ठीक है, तो मॉक्स ना आपको इन्हीं चीजों के लिए सिखाता है कि कैसे डील करना होता है. आपका एक मॉक खराब जाएगा इसकी वजह से, आप खुद इसको एनालाइज करोगे एनर्जी लेवल्स को और आप खुद बोलोगे यार क्वांट के लिए एनर्जी नहीं बची, थोड़ा डायल डाउन करना पड़ेगा, इवन इफ अगर कोई सेक्शन टफ आ जाता है. फिर कोई मॉक आएगा जिसमें लेट्स से VARC टफ आ गया, आप गए, आपने इंटेंसिटी भी दी लेकिन नहीं हो पाया, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये मॉक तो बेकार है, छोड़ो इसको, ये लेट्स स्क्रैप दिस, अगले में देखेंगे. बट रियल एग्जाम में तो नहीं कर पाओगे ना ऐसा. फिर धीरे धीरे आप सीखोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, टफ आ गया, आई स्टिल हैव टू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट, जिससे कि मैं एटलीस्ट वॉर में कहीं ना कहीं तो परफॉर्म कर पाऊं. एज अ होल भी अगर मैं परफॉर्म कर गया, आपको थोड़ी पता है VARC अगर टफ आया तो क्वांट इजी आ गया पता चले, तो वहां कर लो ना परफॉर्म, कहीं तो करो. डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, बिकॉज लेट्स से आप मॉक दे रहे थे, ठीक है, बाहर से कोई तेज आवाज आई, आप DILR को कोई सेट कर रहे थे, यू गेट टोटली डिस्ट्रैक्टेड, वापस आने में 1-2 मिनट लग गए एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग कि ओ शिट आई लॉस्ट सो मच टाइम, अब मैं क्या करूं, एंड देन उसमें हड़बड़ी में गलत कर दिया, छोड़ दिया, समथिंग थ्रोज योर रिदम ऑफ. धीरे धीरे क्या होगा, एज यू प्रैक्टिस, एज यू स्टार्ट नोटिसिंग दीज डिस्ट्रैक्शंस, इवेंचुअली आप बेटर हो जाओगे इन इग्नोरिंग देम. वो प्रैक्टिस से होता है यार, इंस्टिंक्टिवली नहीं होता है. सेक्शंस को स्कैन कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कितना टाइम मुझे टीटा क्वेश्चंस के लिए छोड़ना है जिससे कि मैं उसमें कुछ कर पाऊं, ऑल दीज थिंग्स विल बी ट्रेन्ड इस फेज में थ्रू मॉक्स. मॉक्स विल बी दी ओनली फोकस यहाँ पे. रिविजन ऑफ कोर्स आपका पूरे उसमें चलता रहेगा, बिकॉज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज इज स्पेस्ड रेपिटेशन. इस वीडियो में मैंने कवर भी किया है, इफ यू वांट टू चेक दैट आउट. अगर चीजें भूलते हो देन गो वॉच दैट. बट यार रिविजन पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, बट हाँ इतना रिवाइज करने के लिए यार कुछ है नहीं, बिकॉज there's barely any syllabus. तो anyway, mock analysis इसी को कहते हैं, और एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी ही about mock analysis कैसे करनी चाहिए. I'll also give you guys a template जो कि आप यूज कर सकते हो अपने हर सेक्शनल हर मॉक को एनालाइज करने के लिए. So all that is coming up. बस पॉइंट ये होता है हर मॉक में ना कोई एक ऐसी चीज ढूंढ लो जो आप अगले मॉक में फिक्स कर सको. अगर आप इतना कर रहे हो देन यूर ऑन पॉइंट. देखो हर कोई चाहता तो है कैट क्लियर करना, लेकिन कैट मेहनत मांगता है, क्लेवरली हैंडल करना मांगता है चीजों को, एंड उसके लिए सिलेबस कंप्लीशन जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, मेहनत जरूरी है, मॉक्स देना जरूरी है. वो चीजें देखो कैट मांगेगा, आपसे डिमांड करेगा. स्टूडेंट्स मेहनत करने से डिमोटिवेट नहीं होते हैं. स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सोच के कि यार मेरे पास्ट की वजह से, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से, या फिर किसी और चीज की वजह से, मे बी गैप ईयर और समथिंग, मैं अगर मेहनत करूं भी या फिर मैं परसेंटाइल ले भी आऊं ना, मेरा तब भी कुछ नहीं होगा. लोग ये चीज सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड खुद को चांस ही नहीं देते. अगर ऐसे डिमोटिवेशन लूप में अभी भी फंसे हुए हो, ये वीडियो देखो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट. गुड लक एंड आई रियली होप यू मेक इट दिस ईयर.